नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। दोस्तों, टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप पढ़ कर जाइए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है जो कि ट्रांसफार्मर से है। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी 50 प्रश्न कर लिए हैं, उसके आगे से हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक ट्रांसफार्मर के एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक यानी द्वितीयक शिखर मान 0.1 वेबर की जैविक्रिय फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीय में घुमावों की संख्या 10 है तो द्वितीयक से प्रेरित विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान का परिकलन कीजिए। सप्लाई की आवृत्ति जबकि 50 हर्ट्ज दी हुई है। दोस्तों, वेबर दिया है 0.1 और इसमें घुमावों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं N2 बराबर 10 दिया है, हर्ट्ज आवृत्ति 50 दी गई है। दोस्तों, इसे सिंपल से फार्मूले पर रख देंगे। E बराबर 4.445 इंटू एफ पर इस पर रख देंगे इसका मान सारा सभी। फिर आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 222 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हल किया गया है। बिल्कुल सिंपल है, आप हल कर लेना। दोस्तों, ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार इस फार्मूले से प्रश्न अभी बनेंगे। इसी में आप देख लेना इस फार्मूले से कितने प्रश्न बनते हैं। इसे आप याद कर लीजिए और इससे संबंधित सवाल लगा लीजिए आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में, जो कि पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, वितरण ट्रांसफार्मर में डैश अधिकतम दक्षता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50% लोड, ये इसका सही उत्तर है। जबकि संचरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण लोड पर प्राप्त होती है। ये इसकी जानकारी। बाकी अब आप अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टीटी। ट्रांसफार्मर का स्कॉट संबंधक को टीटी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कोर पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पथ पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है। जब एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। दोस्तों, ये सिंपल सा फार्मूला है, इस पे आप रख देंगे V2/V1 बराबर N2/N1। इस पर आप हल कर लेंगे, इस पर रख कर हल कर लेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। धारा पूछा है ना, धारा के लिए दोस्तों I1/I2 यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे हल किया गया है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कैसे हल किया गया है। यहाँ पर पहले N2/N1 बराबर V2/V1 पे मान रख कर निकाल लिया गया है वोल्टेज का मान। फिर बाद में इसमें रख कर इसे हल कर दिया गया, जबकि I बराबर होता है V/R। ये सही उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा 2 एम्पियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ताम्र ह्रास कोर ह्रास के बराबर है।
ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इक्वल टू दी प्राइमरी वोल्टेज। यानी दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ट्रांसफार्मर केवल इनका आवृत्ति शक्ति एवं ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक की ओर स्थानांतरण करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक अच्छी जानकारी है, यह आवृत्ति शक्ति एवं ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता है। जबकि अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है फिर सवाल। दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करें और जो सवाल आ जाए वीडियो को रोककर जरूर हल किया करें। 1000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामित्र को प्रदाय 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। एक द्वितीयक वोल्टता 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक वर्तन डैश होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर वही फार्मूला है, V2/V1 बराबर N2/N1। इस फार्मूले पे आप मान रख देना, यहाँ पर मान दिया गया है, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1600 निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परिणामित्र के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिणामित्र के समान केवीए अनुमत होना चाहिए। सही नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। दोस्तों मैं पढ़ के आपको बता दूं, परिणामित्र में समान वोल्टता अनुमत होना चाहिए और परिणामित्र के समान रूपांतरण अनुपात होना चाहिए और परिणामित्र के समान आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या है। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, ये कथन में ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, परिणामित्र की शक्ति दक्षता अधिकतम डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि लोहे की हानि के समान होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है। दोस्तों एक वाइंडिंग ही होती है एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जबकि ये वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर ये बना हुआ है इसका फिगर। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिकला यानी थ्री फेज 4 वायर वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र संयोजन उत्कृष्ट है। राइट आंसर दोस्तों डेल्टा और स्टार, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों घरेलू स्तर पर सामान्यतः सिंगल फेज सिंगल फेज युक्त उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिए न्यूट्रल परम आवश्यक है। बाकी आप अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स की। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स से दूसरे वाइंडिंग में जाता है। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा है, आप इसे जानते ही होंगे, जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति तथा पावर दोनों साइड स्थिर होते हैं, जबकि दोस्तों इसीलिए इसे स्थैतिक कहा जाता है। दोस्तों ये फार्मूला दिया गया है, यहीं से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। आपको आता ही होगा दोस्तों, लगभग इसके सारे सवाल आते ही होंगे। चलिए अगर नहीं आते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो DRDO का एग्ज़ाम है आप उसमें सफल हो सकें। क्योंकि दोस्तों DRDO का एग्ज़ाम काफ़ी टफ सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल बनने की काफ़ी संभावना, यहीं से दोस्तों सवाल बनेंगे। अगर यहाँ से आप देख लेते हैं, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किस लिए की जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसे किया जाता है। दोस्तों ये जो भंवर धारा हानि का फार्मूला है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिए। और दोस्तों जो इसमें है, ट्रांसफार्मर एडी भंवर धारा हानि को कम किया जाता है। लेमिनेशन सामान्यतः सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, मतलब लेमिनेशन किया जाता है। इसमें जो लेमिनेशन हो तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, सवाल है दोस्तों, आप मेरी क्लास में दोस्तों पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें। जो सवाल आए आप वीडियो को रोककर उसे हल जरूर किया करें। पहले दोस्तों अपने आप हल किया करें, मैं तो इसमें हल आपको दिखा ही देता हूँ। यदि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न का अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध है। दोस्तों इसमें फार्मूले पर आप मान रखेंगे, आप हल करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.02 ओम सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप हल कर लें। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है इसमें स्वचालित ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दोस्तों इसका जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या पूछा नहीं है ना, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उस ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये परिवार भी थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें पॉइंट देख लेते हैं कुछ। दोनों कुंडली प्राथमिक द्वितीयक में ताम्र हानि नहीं होती है। कोर में किसी भी प्रकार की लव हानि नहीं होती है। लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 100% होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुकोल्ज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मरों में बुकोल्ज रिले का उपयोग आमतौर पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। यह मुख्य सुरक्षा युक्ति है। चलिए इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है, बुकोल्ज रिले का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? राइट आंसर 2, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसन को ब्रीदरों का उपयोग डेड डैश के लिए होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हवा से नमी खींचने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता दूँ, तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में वायु की नमी सोखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है। यह नीला रंग का होता है और नमी सोख लेने के बाद गुलाबी रंग का हो जाता है। दोस्तों ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। मैंने विभिन्न एग्जामों में देखा है कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भंवर धारा यानी भंवर धारा करंट की एक कमी डेड डैश है। राइट आंसर, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान, ये सही उत्तर है इसका। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भंवर धारा हानि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच डेड डैश से जुड़ा होता है। राइट आंसर, सेकेंडरी वाइंडिंग से। टैप स्विच द्वारा लोड एवं लोड रहित अवस्था में वोल्टता को समंजित रखने के लिए किया जाता है ये चीज़। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई के जुड़े होने पर क्या होता है? राइट आंसर, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। बाकी आप यहाँ पर देख लें, प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है, अतः ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, क्लिप ऑन मीटर डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, करंट ट्रांसफार्मर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्तें हैं? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डेड डैश होता है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2% से लेकर 5% तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि अगला प्रश्न दिया गया है, जब लोहे का क्षय और तांबे के क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता डेड डैश होगी। राइट आंसर, अधिकतम होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, बुखोल्ज रिले का। दोस्तों, बुखोल्ज रिले का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर में होता है। बुखोल्ज रिले गैस दाब से प्रचलित होता है। इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के आंतरिक प्रदोष की स्थिति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पर दिया गया है, सवाल है दोस्तों, पेन कापी उठाइए और सवाल हल करिए। 100 एम्पियर या 5 अनुपात का सीटी करंट यानी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग यानी रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें। दोस्तों, इसमें वास्तविक करंट निकालना है। आप दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका इसमें से जो उत्तर आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कैसे यहाँ पर हल किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 60 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? राइट आंसर, तांबे का क्षय। दोस्तों, कॉपर क्षय जो होता है, इसका फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है तो आधे लोड पर क्षय की गणना करें। दोस्तों, इसे जब आप हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 250 वाट। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हल किया गया। अर्ध भार पर तांबा का क्षय 1/2 गुणे 1000 यहाँ से काट दिया गया, आपका आंसर आ गया 250 वाट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है? राइट आंसर, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार के लिए। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में इक्विडली और कंडक्टिवली दोनों प्रकार का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक पैरामीटर ट्रांसफार्मर में कुल हानि डेड डैश निर्भर करती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता और धारा पर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है, जो कि 10 से 12 चैप्टर की पीडीएफ अभी हमने अपलोड कर रखी है। यहाँ पर आप मेन चैप्टर की पीडीएफ अभी अपलोड कर दी। जैसे कि दोस्तों, अगर इन पीडीएफ से आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 40 से 50% 7-8 चैप्टर की पीडीएफ है, 40 से 50% थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए खैर, आपको ज़रूरत हो तो डाउनलोड करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैरामीटर का सहायक भाग नहीं है? राइट आंसर दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विगलक यानी आइसोलेटर। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा देख सकते हैं, इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। जो दोस्तों आइसोलेटर की पैरामीटर में किस सहायक में
सहायक भाग, श्वसक, व्यस्तर, संरक्षी बुखोल्ज, रिले, WTI, OTI, वेंट वाल्व आदि हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई स्टेप अप परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक के द्वितीय कॉइल तक डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्टता बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां डेड डैश होती है। राइट आंसर विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। दोस्तों देख सकते हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग डेड डैश के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर वोल्टमीटर। दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न्स होते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं। इसका परास रेंज जो होता है 110 वोल्ट तक बनाया जाता है। जबकि दोस्तों धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर की परास बढ़ाने हेतु करते हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दोस्तों यहाँ से ये दोनों स्टेप मतलब PTCT से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है। राइट आंसर इनमें हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अधिक जानकारी देख सकते हैं। परिणामित्र ट्रांसफार्मर कोर पटलन डेड डैश द्वारा रोधित किए गए होते हैं। राइट आंसर वार्निश। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट इसलिए किया जाता ताकि भंवर धारा हानि कम किया जा सके। और दोस्तों जो लेमिनेशन होता है उसकी जो मोटाई होती है 0.35 से लेकर 0.50 mm तक होती है। दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है। अगला प्रश्न है आपका, दो परिणामित्र इन ट्रांसफार्मरों के समांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनका धारा निर्धार यानी रेटिंग समान होना चाहिए। ये पालन नहीं करता, बाकी आप सभी पालन करते हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो शर्तें आवश्यक शर्तें हैं यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें समान आवृत्ति पर संचालित होना चाहिए और उनका वोल्टता निर्धार यानी वोल्ट रेटिंग जो समान होनी चाहिए। उनका परिणामन अनुपात जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान होना चाहिए, जबकि उनकी धारा करंट रेटिंग समान या न हो, इसके समांतर परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यही आवश्यक शर्त नहीं है वहाँ पर, जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे कि 10 kVA 1000 मतलब 400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस फार्मूले पर रख देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 275 टर्न्स। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां डेड डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया है, परिणामित्र ट्रांसफार्मरों में कोर पटलन लेमिनेशन डेड डैश द्वारा विसंवाहक होते हैं। राइट आंसर वार्निश द्वारा। दोस्तों कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर की कोर मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसकी परमिबिलिटी उच्च और हिस्टैरिसीस हानि निम्न होती है। ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर का लेमिनेशन करने से भंवर धारा हानि ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। लेमिनेशन की मोटाई जो है 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न है, इसकी वितरण ट्रांसफार्मर डेड डैश होते हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 500 kVA से कम निर्धार रेटिंग वाले अपचाइट परिणामित्र।
अपचयी ट्रांसफार्मर। दोस्तों कुछ पॉइंट देखते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं क्योंकि यह से इसके सेकेंडरी से निकलने वाली पावर निम्न वोल्टेज पर उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। अगला पॉइंट है वितरण ट्रांसफार्मर का आकार पावर ट्रांसफार्मर से बड़ा होता है। वितरण ट्रांसफार्मर औसत यानी लोड एवरेज लोड अर्थात लगभग 50% लोड पर प्रचालित होते हैं क्योंकि 50% लोड पर इनकी दक्षता उच्च होती है। अगला है एक पैरामीटर टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों को पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बुकोल्जी रिले का। दोस्तों बुकोल्जी रिले गैस एक्सटिंग तापीय रिले यानी थर्मल रिले होता है। यह इंटरनल फॉल्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के मध्य पाइप फ्लैंग द्वारा जुड़ा रहता है। अगला है दिए गए भार के लिए पैरामीटर की पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक दक्षता के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता से कम होती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, आप देख लेना। अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइन है 50% लोड पर अधिकतम दक्षता हेतु की जाती है। परिणामित इन ट्रांसफार्मर्स में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को डैश डैश के रूप में काटा जाता है। राइट आंसर ई पट्टी। यहाँ पर दोस्तों आप पॉइंट देखना, कई बार मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है ट्रांसफार्मर कोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रोड हानि कम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्रोड पर दो प्रकार की हानियाँ होती है, भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि। जैसे कि भंवर धारा हानि देख सकते हैं यहाँ पर, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला हिस्टैरिसीस हानि है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है किसी ट्रांसफार्मर प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट एसी का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी? सही उत्तर है 60 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर सिंपल से फार्मूला, इस फार्मूले पर रख देना, आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। जो कि दोस्तों N2 N1 का मान दिया गया है और V1 का मान दिया गया है, इसे आसानी से हल कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों कितना बार पूछा गया देखिए। ट्रांसफार्मरों को डैश डैश में निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में। चलिए आपका अगला प्रश्न है दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। सवाल है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न्स होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करें। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फार्मूले पर रख देना, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। जो कि मैंने आपको शुरू में ही ये फार्मूला बता दिया था और ये दूसरे उसका इतना आने के बाद इस फार्मूले पर रख देना, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यही थे प्रश्न जो कि दोस्तों 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके लगभग 350 प्रश्न हैं ट्रांसफार्मर के। दोस्तों इसे अगर 350 प्रश्न कर लेते हैं पूरा सही ढंग से तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई सिंगल एग्ज़ाम नहीं है जो कि यहाँ से प्रश्न बाहर चला जाए। चलिए दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, अगर प्रश्न आएंगे तो दोस्तों यहीं से प्रश्न आएंगे। इसकी व्याख्या इतनी तगड़ी दी गई है कि एक भी प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।